दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला में। अगर आप आरएस या अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहता हूं जो कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में आपकी सहायता करेंगे। अभी हम संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं कि संविधान निर्माण में कौन कौन से कारक थे जो मुख्य थे। उसमें अपन अभी भारत में कंपनी के शासन को पढ़ रहे हैं। अभी तक अपन ने 1600 का चार्टर, 1773 का चार्टर, इसके बाद 1781 का चार्टर, इसके बाद सबसे पॉपुलर जिसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं 1784 का चार्टर, उसके बाद 1786 का चार्टर जो कॉर्नवालिस की शर्तें थी उसको अधिनियमित करने के लिए बनाया गया था, उसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम, और उसके बाद अपन ने लास्ट में पढ़ा था 1813 का चार्टर अधिनियम। आज अपन अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इस चार्टर अधिनियम को अपन 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर अधिनियम। सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। एक मिनट रुकिए। इसने बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। नागरिक और सैन्य शक्तियां। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए, इस पॉइंट से एक सीधा सा क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब इस पॉइंट के थोड़े पृष्ठभूमि में चलते हैं। सबसे पहले क्या होता था? 1773 के एक्ट से पहले भारत में ब्रिटिश लोगों की 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन सी? मद्रास, बंगाल और बंबई। इन तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे जो अपने आप में सर्वेसर्वा होते थे। वो ही अपने अपने प्रेसिडेंस के लिए कानून बनाते थे और उनका पालन करवाते थे। लेकिन 1773 में क्या हुआ? 1773 में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उसमें बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे, और जो बाकी के 2 गवर्नर है बंबई और मद्रास के, वो उसके अधीन रहेंगे। और उससे भी आगे क्या हुआ? 1833 के चार्टर में 1833 के चार्टर में क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को जनरल को क्या बोलने लग गए? भारत का गवर्नर जनरल किया, भारत का गवर्नर जनरल, और उसको समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियां भी दे दी गई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। अभी अपन ने बात की कि पहले विधायिका संबंधी अधिकार किसके पास होते थे? गवर्नरों के पास। लेकिन 1833 में क्या किया? विधायिका के सारे अधिकार किसको दे दिए? भारत के गवर्नर जनरल को। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर होता था, जो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, उसको क्या दे दिए? असीमित अधिकार दे दिए। कौन से असीमित अधिकार? कौन से? विधायिका संबंधित शक्ति से। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, जबकि नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बोली गई दोस्तों कि इससे पहले जितने भी कानून बने हैं ना, उनको क्या बोलेंगे? नियामक कानून, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके बाद या इसको क्या बोलेंगे? एक्ट या अधिनियम। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या है? व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर कंपनी अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। अभी तक देखो, अपन ने पिछले लेसन में देखा था 1813 में क्या हुआ था? कंपनी के
जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो छीन लिए गए और कंपनी के पास अब कौन से अधिकार रह गए? एक तो चाय का व्यापार भारत में और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार रह गया था। लेकिन 1833 में क्या हुआ? कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां ही बंद कर दी गई। अब उसका काम यहाँ पर राजस्व इकट्ठा करना था, उसी से वो अपना फायदा निकालती थी। तो साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर कंपनी अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। ठीक है, अब चलो देखते हैं चौथा और अंतिम पॉइंट। कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय या रोजगार से वंचित करने के वादे के साथ रोजगार से न वंचित करने के वादे के साथ सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन निदेशक मंडल के विरोध के परिणाम स्वरूप इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। देखो, ब्रिटिश संसद में क्या होते थे? सांसद होते थे और वो क्या होते थे? चुनकर आते थे। ठीक है, तो उनको यहाँ पर फायदा होने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता था, तो वो भारतीयों की भी बेहतरी कुछ हद तक चाहते थे। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते थे? कंपनी के शेयर होल्डर्स के नुमाइंदे। तो वो ये कभी होना देना नहीं चाहते कि कंपनी के पदों पर भारतीय लोग बैठे। ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा होता तो कंपनी फायदे में कैसे जाती, भारतीयों का शोषण कैसे होता। तो भारतीयों को किसी पद, कार्यालय या रोजगार से न वंचित करने के वादे के खिलाफ कौन बोला? निदेशक मंडल। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो किसके नुमाइंदे थे? कंपनी के शेयर होल्डर्स के। तो इन्होंने तो कोशिश की, किसने? संसद ने, लेकिन निदेशक मंडल ने मना कर दिया। तो ये अपना ख्वाब अधूरा रह गया और वो चल के पूरा हुआ 1853 में। 1853 में ये शर्त लागू हो गई और भारतीयों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर्ती किया जाने लगा कंपनी के पदों पर। इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। तभी तक दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।